Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchand Deshwal and we were studying power systems. So in the past sessions हमने क्या देखा था? We saw our power generation methods. Okay, we saw our power generation methods. In that we discussed thermal power plant, nuclear power plant, wind, solar, hydro and gas turbine power plants as well as pumped storage plants. हमने देखा कि कौन सा प्लांट हमारा थर्मल पावर बेस लोड पावर प्लांट में काम कर सकता है and which plant is suitable for my peak load demand. Okay, so now the second part is my transmission. Power तो हमने generate कर ली, we have generated the power. Now we have to transmit the power. आपने if you have visited some place or village place, so you must have seen like this. Okay, like this transmission line towers. So here what are these? They are conductors. यहाँ से कंडक्टर्स जा रहे होते हैं. देयर आर कौन से कंडक्टर होते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं? मोस्टली यूज्ड वाइडली यूज्ड कंडक्टर्स आर ACSR कंडक्टर्स. व्हाट इज ACSR? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced. Okay, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced. नाउ द प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाई स्टील? क्योंकि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई. टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरऑल कंडक्टर वी यूज स्टील reinforced. कैसा होता है? मेरा बीच में स्टील के वायर्स होते हैं एंड आउटसाइड आर द एल्यूमिनियम वायर्स. स्टील के बाहर एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं और ये होता है मेरा एक पूरा ACSR कंडक्टर. ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से हमें क्या मिलेगा? वी कैन हैव लॉन्ग स्पैन लेंथ. ओके, वी कैन हैव लॉन्ग स्पैन लेंथ. लॉन्ग स्पैन लेंथ मतलब मीन्स एक टावर यहाँ पे है, देन द अदर टावर इज वेरी फार अवे. अगर मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा? मुझे टावर अपने नियर बाई लगाने पड़ेंगे. इफ माई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस, दैट मीन्स माई कंडक्टर में जो सैग होगा वो कम होगा, स्पैन कम होगी और नंबर ऑफ टावर्स विल बी मोर. इफ माई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस, नंबर ऑफ टावर्स विल बी मोर. दैट्स वाई वी ऑलवेज वॉन्ट माई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बी हाई, सो दैट कि नंबर ऑफ टावर्स कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगा. ओके, तो एक ACSR कंडक्टर कैसा दिखता है दिखने में? इट्स लाइक दिस. इनसाइड दे आर स्टील कंडक्टर्स और उसके बाहर होते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर्स. नाउ वन मोर क्वेश्चन में कम दैट व्हाई द स्टील कंडक्टर्स आर इनसाइड. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टील. सेकंड, अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बढ़ानी है देन व्हाई नॉट कंप्लीट स्टील? एल्यूमिनियम को यूज ही क्यों कर रहे हो? व्हाई वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम? मेक द एंटायर कंडक्टर ऑफ स्टील. सारे के सारे स्टील के वायर्स लगा दो, सारे के सारे. बट दैट्स नॉट फीजिबल बिकॉज द रेजिस्टेंस विल बी हाई. द रेजिस्टेंस विल बी हाई. दैट्स वाई हम थोड़े से स्टील के वायर्स यूज करेंगे टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर्स विल बी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है दैट इज स्टील अंदर क्यों है? स्टील अंदर क्यों है और एल्यूमिनियम बाहर क्यों है? व्हाई नॉट रिवर्स? एल्यूमिनियम कंडक्टर को अंदर रखो, स्टील को बाहर रखो. फर्स्ट थिंग, जो एक लेमैन वाला रीजन है, कम पढ़े लिखे लोगों वाला, टू अवॉइड कोरोजन. टू अवॉइड कोरोजन. और अगर कोई आपसे ये बोल दे कि उसे छुपाने के लिए अंदर रखते हैं तो दैट्स यूजलेस. ओके, वो कोई रीजन नहीं है, उसे हमें छुपाना नहीं है, सबको पता है ACSR कंडक्टर है. माय सेकंड टेक्निकल रीजन एंड दैट इज अ गुड रीजन टू आंसर इन द इंटरव्यूज इज यू कैन से स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट क्या कहता है मेरा? सो दिस इज माय सेंटर कंडक्टर्स. ओके, ये मेरे स्टील के कंडक्टर्स एंड दीज आर माय एल्यूमिनियम कंडक्टर्स. अब जो एल्यूमिनियम कंडक्टर में करंट पास करेगा, ठीक है, और स्टील कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ करंट पास करेगा बिकॉज ओवरऑल स्टील भी तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ऑल्दो द रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कंप्लीट स्टील. ओके, नाउ क्या होगा मेरा? जो ये बाहर एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं, जब इनमें करंट पास करेगा तो दे विल मेक सम फ्लक्स. करंट पास करेगा तो कुछ फ्लक्स सेटअप होगा. हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ फ्लक्स सेटअप होगा. हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ फ्लक्स सेटअप होगा. तो जो सेंटर के जो कंडक्टर्स हैं, इन सेंटर के कंडक्टर्स में अपना फ्लक्स भी पास कर रहा है, अपना फ्लक्स भी पास कर रहा है, प्लस जो आउटसाइड कंडक्टर्स हैं, आउटर लेयर पे जो कंडक्टर्स हैं,
उनका फ्लक्स भी इन्हीं कंडक्टर को कट कर रहा है. सो माई फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेंट्रल स्ट्रैंड इज हाई. अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेंट्रल स्ट्रैंड अगर हाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे करंट को अपोजिशन मिलेगा. जैसे अब मेरे को पास से करना है एसी, मुझे एसी पास करना है, करंट भी एसी, वोल्टेज भी एसी, सब कुछ एसी, साइनसोइडल. तो जैसे ही मेरा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो बाय द लेंस लॉ ए वोल्टेज विल बी इंड्यूस इन द सेंट्रल कंडक्टर. और वोल्टेज कितनी इंड्यूस होती है, कौन बताता है, मेरा फैराडे बाबा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आई थिंक वी हैव डन इट 4 टाइम्स. नेटवर्क्स, मशीन्स, ओके, डीसी मशीन में भी किया था और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मर्स में भी देखा था. एंड वी आर स्टडिंग इट 4 टाइम्स. इट विल बी डी लैम्डा बाई डी टी. तो अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज सेंट्रल कंडक्टर में ज्यादा है मीन्स जो अपोजिंग ईएमएफ होगा वो सेंटर कंडक्टर में ज्यादा होगा. तो इससे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सेंट्रल कंडक्टर, इम्पीडेंस जेड ऑफर्ड बाय द सेंट्रल कंडक्टर will be the highest. क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंडक्टर में जो सेंटर का कंडक्टर है उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है. जो आउटर लेयर के कंडक्टर है इनका फ्लक्स भी लिंक कर रहा है सेंटर वालों को, और सेंटर वाले कंडक्टर खुद का फ्लक्स भी लिंक कर रहा है. ओके, सेल्फ प्लस आउटसाइड ऑल्सो. तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये ज्यादा अपोज करेगा. नाउ अगर इंपीडेंस ज्यादा है तो मैं क्या चाहता हूँ, वहां पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे इंपीडेंस ज्यादा है, मेरा ये एक कंडक्टर है पूरा का पूरा, यहाँ पे इंपीडेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मेरा मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो करेगा, माई मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द आउटर लेयर. ओके, माई मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द आउटर कंडक्टर. लाइक अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, ये मेरा स्टील है. ओके, दिस माई स्टील, दिस माई एल्यूमिनियम, ये लेयर वाइज कंडक्टर्स हैं. ओके, तो मेरा मैक्सिमम करंट जो होगा वो यहाँ से पास करेगा और लेस करंट विल पास थ्रू स्टील. अब मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम. तो अगर सेंटर में कम करंट है तो मैं वहां पे क्या डाल दूंगा, स्टील कंडक्टर, सो दैट आई स्क्वायर इंटू आर स्टील. जो मेरे यहाँ पे हीट लॉस होगी या पावर लॉस होगा या फिर कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस तो इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि कंडक्टर कॉपर का नहीं है, बट हीट लॉस और एक्टिव पावर लॉस जो होगा मेरा वो कम होगा. रेजिस्टेंस तो ज्यादा है बट करंट विल बी लेस. That's why I use my steel conductors in the center, steel wires in the center of the ACSR. अगर मैं ऐसे करता, suppose I put my steel conductors outside and aluminum conductors inside, तो चलो ठीक है, strength तो I achieved strength, fine. सेंटर में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा क्योंकि इसका फ्लक्स लिंकेज, इसका फ्लक्स लिंकेज, इसका भी सबका फ्लक्स लिंकेज सेंटर वाले कंडक्टर को कट कर रहा है. नाउ मेरे सेंटर में इंपीडेंस ज्यादा होगा तो सेंटर में करंट कम होगा, बट आउटसाइड लेयर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा. अब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो आउटसाइड लेयर का करंट भी ज्यादा, और अगर स्टील आउटसाइड लेयर में तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा. माई कॉपर लॉस, माई एक्टिव पावर लॉस और द हीट लॉस और द ओमिक लॉस, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्टिव पावर लॉस विल बी वेरी हाई. So I hope you got it. It is a very good question for interviews, and in many interviews this question is asked. Fine. Now we will see some ACSR conductors. ACSR किस बेसिस पे हम इसमें कैटेगराइज करेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे. ओके, सपोज नंबर ऑफ लेयर्स है मेरी x. ओके, एंड d इज द डायमीटर ऑफ वन स्ट्रैंड. स्ट्रैंड क्या है, मेरा एक पतले पतले वायर है और उनको मैं रैप करके एक दूसरे पे एक मोटा वाला ACSR कंडक्टर बना रहा हूं. ठीक है, तो एक स्ट्रैंड का जो डायमीटर है वो है स्मॉल d. कैपिटल D diameter of complete ACSR. Okay, x is number of layer and n is the number of strands, कि कितने वायर यूज हो रहे हैं उस ACR कंडक्टर्स में. सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो मेरा होता है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 1, और x क्या है मेरी, नंबर ऑफ लेयर्स. तो अगर मैं टेबल बनाऊं, दिस इज माई x, दिस इज माई नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एंड दिस इज माई डायमीटर ऑफ द ACSR कंडक्टर. x मेरा 1 है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आएंगे, x मीन 1, 1 लेयर मीन्स ओनली 1 कंडक्टर, एक ही लेयर है. n क्या आएगा मेरा, 1 ओनली. व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर आप वैसे डायग्राम से भी निकाल सकते हो. एक ही लेयर डायमीटर क्या आएगा मेरा, ओनली d. उसके वैसे फॉर्मूला होता है इसका 2x माइनस का 1
into d. ओके, तो एक के लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी विल सी इफ द नंबर ऑफ लेयर्स आर 2, देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आर 2 to the 4, 3 to the 12, 13, minus 6, 7. 7 is the number of strands. और डायमीटर क्या होगा मेरा ACSR का 3 into D. तो कैसा होगा मेरा, एक ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना 7 स्ट्रैंड. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 and 7 are the complete strands. ओके, ACS में एल्यूमिनियम प्लस स्टील एज वेल. ओके, और लेयर क्या है मेरी 3, 1 2 3. ओके, अगर आप देखो इसे तो यहां से लेके यहां तक दे आर 3 कंडक्टर्स एट मैक्स, यहां से लेके यहां तक तो 3D. तो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और डायग्राम से भी, बट पेपर में डायग्राम बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, टाइम भी नहीं होता. दैट्स व्हाई आई वांट यू टू मेमोराइज द फॉर्मूला. अगर मेरे नंबर ऑफ लेयर्स 3 है तो कितना होगा मेरा ये 3 9 27 प्लस 1 माइनस का 9, इट विल बी 19. मीन्स 3 लेयर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 लाइक दिस 1 2 3 4 अप टू 19. यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कंडक्टर्स आर इन ए लाइन, सो 5D. आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 2 3 या 6, 2 3 या 6 माइनस का 1 इंटू डी, तो 6 माइनस का 1 इंटू डी, इट विल बी 5D. ओके, 3 19 and 5D. You need not write this, it is everything is available in the notes only, so don't worry, you just understand these things. X is my number of layers, N is number of strands, D is the diameter of complete ACSR. और small d क्या है, मेरे एक strand का diameter है small d. ओके, diameter, fine. Now what is the representation of ACSR conductor? हम कुछ भी बोल देते हैं like this, like 32/5 ACSR conductor. तो इसका मतलब क्या है, मेरा 32 मेरे उसमें एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स हैं, 5 मेरे स्टील के स्ट्रैंड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ माय स्ट्रैंड्स इज 37. ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि कितनी लेयर का कंडक्टर होगा तो इस फॉर्मूले में रख दो 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू 37, 3x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 36 0, x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस सॉरी प्लस का 3x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4x माइनस 12, यू कैन सॉल्व इट, x प्लस 3 माइनस का 4 x प्लस 3, सो x इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड प्लस का 4. अब नंबर ऑफ लेयर्स नेगेटिव में तो होंगे नहीं, सो इट इज माई 4 लेयर ACSR कंडक्टर. इन दिस वे you can calculate the number of strands, layer and the diameter of the overall ACSR conductors. I hope you understand it. So now we studied our transmission line में हमने देखा, पहली चीज क्या देखी हमें ट्रांसमिशन लाइन में, ACSR कंडक्टर को यूज कर लिया. अब हमें डिजाइन करनी है ट्रांसमिशन लाइन. सो how many types of transmission lines? There are 3 types: short, medium and long transmission line. Short, medium and long transmission line. ओके, तो दो तरह के क्लासिफिकेशन होता है दो बेसिस पे, एक लेंथ और एक लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. इन इंडिया ओनली 50 हर्ट्ज इज यूज्ड, 50 हर्ट्ज फॉर द पावर फ्रीक्वेंसी के पावर के लिए हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं. ओके, तो लेंथ के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे तो शॉर्ट लाइन लेस देन इक्वल्स टू 80 किलोमीटर. ओके, only less than, not equal to, less than. Medium is greater than or equal to 80 kilometer and less than equals to 200 kilometer. और long transmission line क्या होगी फिर मेरी, which is greater than 200 kilometers. और किससे less than, अब लंबे तो कितनी भी हो सकती है, क्रॉस कंट्री भी हो सकती है. ओके, सो इट इज ग्रेटर देन 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर से ऊपर कोई भी लाइन होगी तो वो होगी मेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज. ओके, तो लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करना है तो 50 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दो इसे. लेस देन 4000, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4000 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10,000 किलोमीटर हर्ट्ज. ओके, यूनिट क्या है, किलोमीटर हर्ट्ज. यहाँ पे ग्रेटर देन 200 into 10, 10,000 kilometer hertz. So if someone gives you an example, like I have a
100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग, 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो कौन से टाइप की है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग? तो आप बता सकते हो कि लेंथ के बेसिस पे तो ये मीडियम है, बट अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है देन इट में चेंज। तो अगर मैं इसको 50 हर्ट्ज पे लूंगा तो ये क्या होगी, इट विल बी मीडियम लाइन। मीडियम लाइन। अगर मैं इसको 1000 हर्ट्ज पे लेता हूँ, नॉट 1000, 800 हर्ट्ज पे लेता हूँ मैं इसको, तो एल इंटू एफ क्या आएगा मेरा, 8000 किलोमीटर हर्ट्ज। तो 8000 किलोमीटर हर्ट्ज पे क्या होगी मेरी, ये मीडियम लाइन ही है। ओके, मीडियम लाइन। अगर मैं इसको लेता हूँ 1200 हर्ट्ज पे, तो एल इंटू एफ क्या आएगा मेरा, 12,000, सॉरी 120,000 हो गया, 1200 हर्ट्ज है। वी डिड अ मिस्टेक हियर, 800 हर्ट्ज मीन्स 80,000 किलोमीटर हर्ट्ज। इसका मतलब 80,000 मीन्स इट विल बी ए लॉन्ग लाइन नाउ। ओके, 80,000 हो गया ना, 800 इंटू 100, और 1200 है तो 1200 मीन्स 1,20,000 किलोमीटर हर्ट्ज लॉन्ग लाइन। एंड इफ सपोज इफ आई एम हैविंग ए कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन कौन सी, जो हमारे डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, दे ऑलवेज वर्क्स इन मेगाहर्ट्ज रेंज। ओके, दे ऑलवेज वर्क्स इन मेगाहर्ट्ज रेंज। सो अगर इसमें मेरी अगर 1 मीटर की लाइन भी है, ओनली 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स 0.001 किलोमीटर्स, तो उसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में 10⁶ हर्ट्ज, सो इट विल बी 1000 हर्ट्ज। तो ये तो होगी मेरी शॉर्ट। अगर मेरी 1 किलोमीटर की लाइन भी है तो दैट विल बी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर को करेंगे तो हम 1 किलोमीटर इंटू 10⁶, इट विल बी 10 लाख किलोमीटर हर्ट्ज। तो अगर मेरी कम्युनिकेशन लाइन है तो नो मैटर वट एवर इट्स लेंथ, क्योंकि मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में ऑपरेट करती है, सो इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्यों होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम शॉर्ट? देखो, अगर लेंथ कम होती है ना, इफ लेंथ इज वेरी लेस, तो जो सी दिस इज माई अर्थ, ओके, अर्थ है तो अर्थ क्या है, 0 वोल्ट, कंडक्टर क्या है, प्लस वी, इसमें वोल्टेज जा रही है सपोज 400 kV, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वी, यहाँ पे क्या है, 0, बीच में क्या है, एयर, बीच में एयर है, एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ कंडक्टर और अर्थ के बीच में मेरा एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, कंडक्टर और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है मेरा। फाइन। अगर मेरी लाइन लंबी होगी तो इस कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं होता, मीन्स I have to consider the effect of capacitance if the length of my line is somewhere in the range of medium. Okay. Now one more thing, आपने टावर देखे, मैंने आपको अभी दिखाई थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, थोड़ा रावण की तरह खड़ा हुआ है ये। ओके, तो यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, दिस इज माई टावर आर्म और क्रॉस आर्म बोलते हैं इसे हम। इस पोर्शन पे क्या होता है मेरा, इस पोर्शन पे इट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर। इस पोर्शन पे क्या है मेरा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मतलब क्या है, ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सपोज इट इज सपोज 100 मेगा ओम। ओके, 100 मेगा ओम। यहाँ पे मेरा कंडक्टर है 400 kV पर। ओके, ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज मेरी 400 kV। कैसे डिसाइड होती है, क्यों करते हैं, वो सब हम देखेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे मेरी क्या है, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म तो ये है जो मेरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड में ही लगा होता है टावर, हवा में तो होता नहीं है, तो ग्राउंड में मेरी क्रॉस आर्म कनेक्टेड है, इट इज 0 वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ करंट पास करेगा, ठीक है, कितना करंट पास करेगा, सपोज 4 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 4 मिली एम्पियर हो, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, 4 मिली एम्पियर। अब अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन में करंट पास कर रहा है 1000 एम्पियर, तो 4 मिली एम्पियर का कोई वजूद नहीं है। बट अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन में 1000 टावर्स हैं, 1000 टावर्स हैं, ओके, 1000 टावर्स हैं, मीन्स हर टावर के क्रॉस आर्म में 4 एम्पियर करंट जा रहा है मेरा, हर टावर के क्रॉस आर्म में 4 एम्पियर करंट जा रहा है मेरा, देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ करंट विल बी वेरी हाई। तो हम इसमें फिर इस जो इंसुलेटर रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं जी, कंडक्टेंस, तो हमें उसका इफेक्ट भी लेना होता है, और ये इफेक्ट विजिबल होता है मेरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। मीडियम में क्या कैपेसिटेंस आया, लॉन्ग में अब मीडियम से बड़ी है लॉन्ग, तो कैपेसिटेंस तो आएगा ही आएगा, प्लस the effect of conductance will also be prominent in a long transmission line. Fine. But in case of short transmission line, short means छोटी, ना उसमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे कंसीडर करें,
और कंडक्टेंस का तो बिल्कुल भी नहीं होता. सो देयर विल बी ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाई दे डिपेंड ऑन द लेंथ. लेंथ से उनका कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज देम. एंड आई होप यू आर क्वाइट क्लियर विद दिस क्लासिफिकेशन एंड यू कैन डू एनी क्वेश्चन. बस फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. नाउ वी विल सी द मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. मॉडलिंग क्या होता है? जैसे ट्रांजिस्टर का आरई मॉडल, एच मॉडल क्यों बनाते हैं हम? फॉर द एनालिसिस पर्पज. ठीक है, तो हम मॉडलिंग करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की. मॉडलिंग बॉलीवुड वाली नहीं, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करनी है. ओके, उसके लिए पहले अजम्पशन लेंगे हम. क्या आपने देखा होगा, कोई टावर है तो एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, लाइक दिस. ओके, Y3 RYB, थ्री फेज सप्लाई, पावर इज सप्लाइड. ओके, तो थ्री फेज में क्या होता है? तीन होते हैं पावर कंडक्टर्स, तीन वोल्टेज VR, VY एंड VB. ओके, जब बैलेंस कंडीशन होती है तो मेरा VR यहाँ पे होगा, और हमारे इंडिया में फेज सीक्वेंस क्या है? RYB. और फेज सीक्वेंस होता क्या है? इट टेल्स अस द सीक्वेंस इन विच द रिस्पेक्टिव फेजेस अटेन देयर मैक्सिमम पीक. अगर RYB फेज है मेरा, फेज सीक्वेंस है मेरा, इसका मतलब पहले R का पीक आएगा, उसके बाद Y का पीक आएगा, उसके बाद B का पीक आएगा, और आप ऐसे ऐसे आप वेव फॉर्म बना सकते हो. ओके, लाइक दिस. ओके, वो सब हम देख लेंगे कैसे वेव फॉर्म बनाने, कैसे नहीं, बट डोंट वरी अबाउट दिस. नाउ VR, VY, VY. तो जो मेरा बैलेंस सिस्टम होता है उसमें ये सब 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है सबके अंदर. ठीक है, और मैग्नीट्यूड में होते हैं सेम. VR इक्वल्स टू VY इक्वल्स टू VB. अगर मेरी वोल्टेज बैलेंस है, मेरा लोड बैलेंस है, तो जो हर फेज होता है, एवरी फेज में द करंट इन एवरी फेज इज ऑल्सो बैलेंस्ड मैग्नीट्यूड वाइज. और फेज क्या होगा करंट का? करंट का फेज भी 120, 120 एंड 120. IR, IY, IB. ओके, तीनों बैलेंस रहेंगे. हाँ, IR और VR के बीच में जो एंगल होगा, IR और VR के बीच में जो एंगल होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन अवर लोड इम्पीडेंस. वो लैगिंग है, लीडिंग है, या प्योर रेजिस्टिव है, उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बैलेंस कंडीशन में होता है VR इक्वल्स टू VY इक्वल्स टू VB, IR इक्वल्स टू IY इक्वल्स टू IB. तो हम जब मॉडलिंग करेंगे तो वी विल एज्यूम दैट आवर सिस्टम इज बैलेंस. वी विल एज्यूम दैट आवर सिस्टम इज बैलेंस्ड. आवर सिस्टम इज बैलेंस्ड. ओके, ओके. तो अब हम अपनी पहली ट्रांसमिशन लाइन को दिखाते हैं. सपोज दिस इज माई ट्रांसमिशन लाइन, टावर्स. ओके, हर टावर पे तीन तीन वायर जाएंगे, R, Y, B के. ओके, सो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा. आई हैव टू रिप्रेजेंट ट्रांसमिशन लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस कितना है उसका, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. सो फ्रॉम हियर सपोज यहाँ पे मेरे तीन वायर है, RYB, RYB. यहाँ पे सप्लाई है, मीन्स यहाँ पे क्या कनेक्टेड मेरा? यहाँ पे मेरा जनरेटर कनेक्टेड है. ओके, फाइन, जनरेटर कनेक्टेड. यहाँ से मेरे चले तीन वायर की सप्लाई, जिसमें R, कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, कुछ कंडक्टेंस भी होगा. अब कंडक्टेंस दो चीज के बीच में होगा. जहां पे मेरा टावर है वहां पे कंडक्टर टू ग्राउंड, जहां पे इंसुलेटर आर्म है, और फिर मेरा यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टेंस. कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ पे होगा मेरा? कैपेसिटेंस होगा मेरा लाइक दिस इज R, दिस इज Y, दिस इज B. ओके, तो फेज टू फेज वोल्टेज भी होती है मेरी यहाँ पे, लाइन वोल्टेज जिसको बोलते हैं हम, लाइन वोल्टेज. तो ये कंडक्टर में सब प्लस V पे है, तो ये एक डिफरेंट वोल्टेज पे है. तो यहाँ पे क्या है? एयर बीच में, तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे डेवलप होगा, एक कैपेसिटेंस. और एक कैपेसिटेंस कहाँ पे डेवलप होगा? अगर मेरा ये कंडक्टर प्लस V पे है, मेरा ग्राउंड कितने पे? 0 वोल्ट पे, बीच में एयर है, तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे डेवलप होगा, और एक कैपेसिटर इन दोनों कंडक्टर के बीच में डेवलप होगा. सिमिलरली इसके लिए भी, एंड लाइक दिस. तो मैं अगर नेट कैपेसिटर का इफेक्ट निकालूंगा तो सपोज दिस इज माई कैपेसिटेंस C, नेट इफेक्ट G. ओके, तो एक टावर का हो गया मेरा. देन अच्छा, वेट वेट वेट, लेट मी मेक इट बाई ओनली रेड कलर. ये सब मेरा रेड फेज का है. ओके, देन R, L, G, C, R, L, क्योंकि हर टावर के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस बन रहा है, लाइक दिस. एंड देन हियर इज रिसीविंग एंड, और आई कैन से लोड एंड. वहां पे कितनी वोल्टेज आई मेरी? VR. फाइन, ऐसे ही मेरा R है. अब ऐसे ही मेरा Y होगा, RYB. ठीक है,
तो जो बी होगा मेरा वो भी आर, सॉरी वाई, वाई मीन्स येलो, आर एल, और उसमें भी कैपेसिटेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, एंड सेम, ओके, जी होगा, सी होगा, आर एल, सेम सेम. देन आई विल हैव माई ब्लू, आर एल जी सी, आइडेंटिकल बिल्कुल, ओके. नाउ माई फर्स्ट assumption इज व्हेन माई, मेरे पहले assumption क्या ली थी मैंने कि मेरा सिस्टम बैलेंस्ड है और वी आर इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी बी एंड आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी. ये दो मेरी assumptions थी पहले कि मेरा सिस्टम बैलेंस्ड है. नाउ इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम, इंस्टेड ऑफ 3 फेज कैलकुलेशंस वी डू ओनली पर फेज कैलकुलेशन. मीन्स हम एक फेज में कर लेंगे, हम वी आर निकाल लेंगे, आई आर निकाल लेंगे, और वी आर निकालने के बाद वी वाई क्या हो जाएगा मेरा, वी आर एंगल माइनस का 120, वी बी क्या हो जाएगा मेरा, वी आर एंगल प्लस का 120. मतलब फेज डिफरेंस से फिर हम दूसरे फेजेस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जब मेरा फेज बैलेंस्ड होगा, इन द बैलेंस्ड फेज आई डू कैलकुलेशन ओनली ऑन पर फेज बेसिस, कि एक फेज पे कैलकुलेशन करके और उससे हम और फेज निकाल सकते हैं. तो अगर हम पर फेज करेंगे तो सपोज इफ आई एम टेकिंग माई आर फेज, ओके, नाउ तो आर फेज सर्किट बनाएंगे तो कैसा होगा, आर एल, दिस इज माई जी, दिस इज माई सी, आर एल जी सी, here it is ground, R L like this, okay, then receiving end voltage. But even in this circuit the calculations will be very complex, क्योंकि आप पहले यहाँ पे करंट निकालोगे, सपोज यहाँ पे करंट निकाला, फिर ये ड्रॉप ऐड किया, ओके, फिर यहाँ की वोल्टेज निकाली, फिर इसका करंट निकाला, देन इसका करंट निकाला, देन यहाँ पे करंट टोटल किया, and you have to perform the calculations at every node, means at every tower. Now there are thousands of tower in a transmission line, तो ये कैलकुलेशन भी प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है. तो यहाँ पे जो मैंने आर एल जी सी दिखाए आपको, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, क्योंकि ये पैरामीटर्स ओवर द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सेंडिंग एंड से लेके रिसीविंग एंड तक, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर्स मेरी ट्रांसमिशन लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली. तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मैंने देख लिया. नाउ आई विल कन्वर्ट देम इनटू लंप्ड पैरामीटर. लंप्ड पैरामीटर मीन्स उनको इकट्ठे करके एक जगह डाल देना. कैसे करेंगे, सपोज द लेंथ ऑफ माई ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि हमने बोला सपोज लेट लेंथ इक्वल टू 100 किलोमीटर, माई आर इज स्मॉल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज इक्वल टू 0.01 ओम पर किलोमीटर. ऐसे मेरा इंडक्टेंस होगा कुछ 0.2 पर हेनरी पर किलोमीटर, मेरा कैपेसिटेंस भी है कुछ 0.06 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर, और जी इक्वल टू 0.08. जी क्या है मेरा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरी, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज मो, ओके. तो 0.08 नैनो मो पर किलोमीटर. नैनो में क्यों आया, क्योंकि रेजिस्टेंस किसका है मेरा, इंसुलेटर स्ट्रिंग का काम ही क्या है कि लीकेज को एलिमिनेट करना है बस. इंसुलेशन स्ट्रिंग जो होती है उसका मेरा रोल है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, मेगा ओम और मे बी बिलियंस ऑफ ओम, लाइक दैट, ओके. सो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मेरा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होगा, दैट इज नैनो ओम. जी क्या है मेरा, 1 अपॉन आर, ओके. तो अगर मैं, अब ये तो है मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, लाइक 0.01 ओम पर किलोमीटर. जब मैं लंप में करूंगा तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर विल बी 1 ओम, एल विल बी 20 हेनरी, कैपेसिटेंस विल बी 6 माइक्रोफेरेड एंड कंडक्टेंस विल बी 8 नैनो मो. अब ये आगे मेरे लम्प्ड पैरामीटर्स, फाइन. अब मैं इन लम्प्ड पैरामीटर से अब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनाऊंगा एक, जो सुंदर सी दिखेगी, ठीक है. उसमें मुझे अब मेरा आर आ गया और मेरा एल आ गया. मैं अभी के लिए जी और सी यहां पे दिखा दूंगा. आर कितना है, 1 ओम, 20 हेनरी, इट इज 6 माइक्रोफेरेड, 8 नैनोमो, ओके, लाइक दिस. दिस इज माई रिसीविंग एंड, दिस इज माई सेंडिंग एंड, ओके. सो दिस इज माई लम्प्ड पैरामीटर मॉडल ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन. मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से उनसे लम्प्ड पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ
अब ये GC आप क्वेश्चन कर सकते हो कि GC मैंने यहाँ पे क्यों लगाए, इन्हें मैं स्टार्टिंग एंड में लगा सकता था, इसको मैं बीच में भी प्लेस कर सकता था। तो उसी के बेस पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनते हैं, लाइक नॉमिनल पाई और टी नेटवर्क और एंड कंडेंसर नेटवर्क्स और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स, लाइक दैट। ओके, तो वन बाय वन हम मॉडल्स देख लेते हैं क्विकली, और उसके ABCD पैरामीटर्स हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट कर लेंगे। सो सपोज फर्स्ट इज फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ रेंज क्या है, 80 किलोमीटर से ज्यादा हो और लेस देन 200 किलोमीटर। ओके, अब इतनी लंबी रेंज में मेरा कैपेसिटर तो होता है इफेक्टिव, बट कंडक्टेंस इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ज्यादा लंबी लेंथ नहीं है, और इंसुलेटर आर्म में से मेरा जो मेरी इंसुलेटर आर्म होती है टावर की, तो वहां से मेरा करंट लीकेज इज वेरी लेस, और इतनी कम लेंथ पे वो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, बस वो थोड़ा बहुत एडिशनल लॉस क्रिएट करेगा, उसकी हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओनली द कैपेसिटेंस विल बी कंसिडर्ड एंड द कंडक्टेंस विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो पहला जो मॉडल आएगा वो आएगा मेरा एंड कंडेंसर नेटवर्क। एंड कंडेंसर नेटवर्क क्या होगा इसमें, 1 ओम, इंडक्टेंस कितना मेरा 20 हेनरी, जी तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया कंडक्टेंस, तो यहां बचा क्या है मेरा कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड, इट इज VR, इट इज VS। तो इसको हम बोलते हैं एंड कंडेंसर। एंड मीन्स लास्ट में, कंडेंसर क्या होता है मेरा, कैपेसिटर को ही हम कंडेंसर बोलते हैं। तो लास्ट में कैपेसिटर आया मेरा, यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी ट्रांसमिशन लाइन और लास्ट में आया कैपेसिटर, सो इट इज एंड कंडेंसर नेटवर्क। नोट्स में इट इज मेंशन, डोंट वरी, यू कैन गेट इट, ऐसे कैसे मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज माई सपोज नॉमिनल पाई नेटवर्क। अब मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ उसी की, देखो मैंने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ली मैंने, उसमें जी कंडक्टेंस तो हो गया नेगलेक्ट, बचा क्या RLC। अब R और L तो आगे सीरीज में, अब मेरे पास कैपेसिटर की पोजीशन है, तो मैं इसे स्टार्टिंग में लगाऊं या एंड में लगाऊं, बीच में लगाऊं, डिपेंडिंग ऑन दैट आई हैव 3 डिफरेंट मॉडल्स। एंड कंडेंसर मैंने बता दिया आपको, कैपेसिटेंस लास्ट में आया। नाउ नॉमिनल पाई, अब पाई कैसा होता है, ऐसा होता है ना पाई, दिस इज माई पाई, तो बस ऐसा ही मॉडल बना देते हैं। 1 ओम, 20 हेनरी कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे आया C/2 और यहाँ पे आया C/2, दैट इज 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये आ गया मेरा नॉमिनल पाई। अब इसी तरीके से मेरा आएगा नॉमिनल टी नेटवर्क। और टी नेटवर्क कैसा होता है मेरा, ऐसा, सो R/2 L/2, बीच में लगा दिया कैपेसिटेंस, R/2 L/2, यानी कि 0.5 ओम 0.5 ओम, 10 हेनरी इट इज 6 माइक्रोफेरेड। तो VR VS, इट इज माई नॉमिनल टी नेटवर्क। हमने देख लिया कौन कौन से, एंड कंडेंसर, नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी नेटवर्क, फाइन। नाउ आई विल सी फॉर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ओके, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा मेरा, इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस भी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि लाइन की लेंथ ही बहुत कम है और उसमें कैपेसिटर डिस्टेंस काफी ज्यादा है कंडक्टर और अर्थ के बीच में, सो द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। और जो कंडक्टेंस जो मीडियम में ही नहीं आया था, तो शॉर्ट में तो वो आएगा कहां से। इफ माई कंडक्टेंस वॉज नेग्लेक्टेड इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, देन इट विल ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो क्या होगा बचेगा मेरा RL ओनली। तो इसमें हमारे पास कोई भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है खेल खेलने के लिए कि R को वहां लगाएं, L को वहां लगाएं। बस क्या हो सकता है, आप R को पीछे लगा दो, L को आगे लगा दो, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो सेम ही रहेगा, कोई भी अलग मॉडल नहीं बनेगा। सो दिस इज VS VR, दिस इज माई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। नाउ वन मोर थिंग, इन केस ऑफ फॉल्ट एनालिसिस, अब देखो ये क्या है 1 ओम, ये क्या है 20 ओम, तो फॉल्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बताया था कि फॉल्ट एनालिसिस के टाइम पे ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाता है, ओनली दिस। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, जब भी हम फॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस विल बी नेग्लेक्टेड इन फॉल्ट एनालिसिस, और सिर्फ ये हो जाएगा मेरा ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल शॉर्ट का। ओके, 20 हेनरी, आई होप यू गॉट इट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि ये जी कहां से आया, तो मैं एक बार और बता देता हूं आपको। अगर ये तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज दिस इज माई पोल, एक कंडक्टर गया, इंसुलेटर,
एक और कंडक्टर गया, इंसुलेटर एक और कंडक्टर गया। नाउ दिस इज 0 वोल्ट, पोल तो मेरा अर्थ में लगा हुआ है, अर्थ में कंडक्टर 0 वोल्ट, और दिस इज माई एट पोटेंशियल, जितना ही मेरा पोटेंशियल सपोज 400 केवी की लाइन है तो 400 केवी 400 केवी 400 केवी। सो देयर इज ऑलवेज ए लीकेज करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस पोल, passing through this pole to the earth. So this leakage current is possible for my inductance G। ठीक है, कैपेसिटेंस का मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटेंस के लिए क्या पॉसिबल है, एक तो कंडक्टर टू कंडक्टर, ये मेरा एक कैपेसिटेंस है, ओके, और एक क्या मेरा कंडक्टर टू अर्थ। अब वो यहां से भी हो सकता है, एयर के अक्रॉस भी हो सकता है कंडक्टर टू अर्थ, और इस इंसुलेटर के अक्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, यहाँ पे क्या मेरा कंडक्टर, सो दिस इज ए कैपेसिटेंस, ओके। इंसुलेटर का भी कुछ कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर बन जाएगा। तो कंडक्टर टू कंडक्टर, कंडक्टर टू अर्थ, और कंडक्टर टू अर्थ वाया ए इंसुलेटर स्ट्रिंग, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कैपेसिटेंस। और रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये तो आप बताइए आपको, रो एल बाई ए। इंडक्टेंस क्यों डेवलप हुआ मेरा, इंडक्टेंस क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि मेरा करंट क्या है एसी, जब मैं एक कंडक्टर में अपना एसी करंट पास करूंगा, सो करंट विल वेरी, करंट चेंज होगा तो मेरा फ्लक्स भी प्रोड्यूस करेगा करंट, एन आई बाई एम एम एफ। यहाँ पे एक वायर तो है ना, एक टर्न तो है, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हो, इसमें राइट हैंड रूल लगाते हो तो आपका थंब इस डायरेक्शन में होगा, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इट विल बी लाइक ऐसे आएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे ही नई साइकिल में, ये तो मेरा सपोज ये साइकिल थी प्लस में, करंट इधर था, जब मेरी नेगेटिव साइकिल आएगी तो मेरा करंट रिवर्स होगा, रिवर्स होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस बार मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, दैट विल बी लाइक दिस। अब जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और ये फ्लक्स मेरा कंडक्टर को लिंक कर रहा है, दैट मीन्स माई फ्लक्स लिंकेज इज चेंजिंग, तो कौन आएगा मेरा फराडे बाबा, एंड ही विल से कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी, चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज। तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही मेरा प्रोड्यूस करता है इंडक्टेंस, विच अपोजेस द चेंज इन द करंट, उसकी वजह से मेरा आता है इंडक्टेंस। सो आई होप यू आर क्लियर, रेजिस्टेंस कहां से आया, इंडक्टेंस कहां से आया, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास we will calculate the ABCD parameters of the various models of the transmission lines, okay. So thank you for me, see you in the next session.